मेरा नाम नील है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। पापा प्रॉपर्टी का काम करते थे और शहर के नामी लोगों में उनकी गिनती होती थी। बाहर से हमारी जिंदगी जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर उतने ही अंधेरे छुपे थे, और उन्हीं अंधेरों ने आज इस अदालत को गवाह बना दिया था। ये साइन नकली हैं। वकील साहब, मेरा भाई मरते वक्त कुछ भी लिखकर नहीं गया था। ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये तो जन्म से ही मक्कार है। ताया की आवाज अदालत के कमरे में गूंज उठी। उनके शब्द तीखे थे, मगर माथे पर उभरी पसीने की बूंदें सच्चाई चिल्ला रही थी। सांसें बार बार टूट रही थी। आंखों में डर साफ दिख रहा था, जिसे वो गुस्से की परत में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सामने खड़े वकील ने हल्की सी मुस्कान के साथ वो लिफाफा मेज पर रखा, फिर सीधे देखते हुए बेहद सुकून भरे लहजे में बोले, मिहिर साहब, मुर्दे बोलते नहीं हैं, लेकिन अपनी निशानियां जरूर छोड़ जाते हैं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। और ये निशानी, वकील ने धीरे से कहा, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए काफी है। ताया की उंगलियां कांपने लगी थी। आपने जिस बच्चे से मजदूरी करवाई, उसका हिसाब बाद में होगा। वकील की आवाज अब और ठंडी हो चुकी थी। पहले इस जुर्म का जवाब दीजिए जो आपने उस रात बंद कमरे में किया था। ताया का चेहरा पीला पड़ गया। कि आपको लगा था कि दीवारों के कान नहीं होते, या फिर वो मासूम आंखें कुछ देख ही नहीं रही थी। उनके हाथ ऐसे कांपने लगे मानो अभी गिर पड़ेंगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो पुरानी बात, वो गहरा राज आज इस भरी अदालत में जिंदा होकर खड़ा है। जिस सच को वो दफन कर देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनों का खून तक निचोड़ लिया था, वही सच आज गवाही दे रहा था। और मैं सब कुछ देख रहा था, क्योंकि ये कहानी सिर्फ किसी जुर्म की नहीं थी। ये कहानी थी राज के जिंदा हो जाने की। पापा की जिंदगी में मुझे हर सुकून और सहूलत मिली थी। मेरे बाप का साया मेरे लिए आसमान की घनी छाँव जैसा था। पर मैं उस वक्त नहीं जानता था कि जिंदगी ने मेरे पापा को मेरे सपने पूरे करने की ज्यादा मोहलत नहीं दी है। मेरे पापा जो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, और इसीलिए पापा गांव छोड़कर शहर आकर आबाद हो गए थे। यहाँ पर उन्होंने अपना एक बड़ा सा घर बनाया था। वो घर जिसके हर कोने में मैं एक शहजादे की तरह चहकता था। मुझे क्या खबर थी कि यही आलीशान घर एक दिन मेरे लिए कैद खाना बन सकता है। सच में जिंदगी हमारे साथ वो खेल खेलती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। इसलिए शायद हमें पहले ही आने वाले वक्त के लिए तैयार और मजबूत बने रहना चाहिए। एक ऐसी सजा जिसको काटना बहुत मुश्किल हो। मैं मुश्किल से उस वक्त 4 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। वो दोबारा से माँ बनने वाली थी, पर जिंदगी ने उनसे इस खुशी के साथ साथ ही उनकी सांसें भी छीन ली थी। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा छोटा था। मुझे तो माँ का चेहरा भी ठीक से नहीं याद, पर मेरे पापा ने मुझे अपने प्यार में इस तरह से छुपा लिया था कि मुझे कभी माँ की कमी भी महसूस ही नहीं होने दी। वो मेरे पापा भी थे और माँ भी थे। हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी कि फिर एक दिन ताया भी रोजगार के सिलसिले में ही शहर आकर बसना चाहते थे। शुरू में उन्होंने पापा से कहा कि वो किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, पर मेरे पापा जो रिश्तों को निभाने वाले इंसान थे, उन्होंने फौरन से मना कर दिया। पापा ने ताया के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा था कि भाई, आप भी क्या गैरों वाली बात करते हैं। यहाँ मेरा इतना बड़ा घर है और मैं और नील अकेले ही तो रहते हैं। इस घर में इतने कमरे खाली भी पड़े हुए हैं, हर जगह वीरानी छाई होती है। तो आप और भाभी बच्चों को लेकर यहीं पर आ जाइए, हम सब साथ में ही रह लेंगे। इस वजह से घर में रौनक भी हो जाएगी और नील को भी खेलने के लिए उसके बहन भाई मिल जाएंगे। ताया ने उस पल तो हिचकिचाहट दिखाई थी, पर उनकी आंखों में चमकते लालच को उस वक्त कोई भी नहीं देख सकता था। और ताया के अपने भी तो 2 बच्चे थे। एक बेटा देव जो मुझसे 2 साल बड़ा था, और एक बेटी जो मुझसे छोटी थी। इस तरह से ताया, ताई और उनके बच्चे हमारे घर पर आकर रहने लगे थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। ताई जी मेरा ख्याल रखने लगी थी, मुझे वक्त पर खाना देती और मेरे कपड़े भी प्रेस कर देती। मुझे लगा था कि शायद मेरी माँ की कमी पूरी हो गई है। घर में चहल पहल सी हो गई थी। पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका भाई उनके पास आकर रहने लगे हैं। लेकिन फिर वो मनहूस दिन भी आ गया जिसने मेरी ज़िंदगी की किताब के उन रंगीन पन्नों को फाड़कर फेंक दिया था, जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता था। मेरे पापा को अचानक से दिल का दौरा पड़ा था। फिर जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। मैं उस वक्त 9th क्लास का स्टूडेंट था। मुझ पर तो मानो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। मेरा जान से प्यारा बाप जो मेरा इकलौता सहारा था,
वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उनके बिना जीने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उस वक्त छोटी उम्र का था। अपने पापा की जुदाई को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उनके अंतिम संस्कार वाले दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। सब आने जाने वाले लोग मेरे सर पर हाथ फेरकर मुझे तसल्लियां दे रहे थे। कोई मुझे छुपा रहे थे, पर मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के ठंडे वजूद को ही देख रही थी। और ये बात सच साबित हुई कि बाप के जाने के बाद मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया और सब कुछ उजड़ चुका था। ताया जो कल तक मेरे पापा के सामने भीगी बिल्ली बने हुए रहते थे और उनकी हर बात में पापा की हाँ में हाँ होती थी, अब अचानक से वो टोन बदल गया। वो ताया जो बहुत ज्यादा लालची थे, उनको हकीकत में सिर्फ मेरे पापा की जायदाद ही चाहिए थी। मैं जायदाद का इकलौता वारिस था और इस सब पर मेरे ताया कब्जा करके बैठ गए। और पापा के अंतिम संस्कार के बाद तो घर का नक्शा ही बदल कर रह गया। ताया ने पापा का कारोबार का कंट्रोल संभाल लिया। शुरू में उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पापा की जगह ही हूँ। लेकिन ये सिर्फ झूठी बातें थी। कुछ ही हफ्तों में उनका व्यवहार बहुत कड़वा होने लगा। एक सुबह मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि ताया मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। नील, ये यूनिफॉर्म उतार दो, उन्होंने रूखे लहजे में कहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और डर डर कर पूछा कि क्यों ताया, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? तो ताया ने उस पल नफरत से मुझे घूर कर देखा और बोले कि अब तुम स्कूल नहीं जा सकते हो। तुम्हारे बाप के मरने के बाद कारोबार के हालात कुछ खराब हो गए। मुझसे तुम्हारी फीस भरी नहीं जाएगी। घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई का बोझ मैं नहीं उठा सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पर ताया, पापा तो कहते थे कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, फिर अचानक से सब खत्म कैसे हो गया? मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा स्कूल बंद मत करवाइए। मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहता। ताया ने आगे बढ़कर मुझे जोर से पकड़कर झंझोड़ दिया और गुस्से से बोले कि मुझसे जुबान लड़ाते हो। मैंने जितना कहा है बस उतना करो, समझ आई? आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। मैंने कुणाल की चाय के होटल पर तुम्हारे लिए बात कर ली है। तुम कल से वहां पर काम पर जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मैं उनके सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ताया का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला, बल्कि वो फौरन कमरे से निकल गए और मैं वहीं पर फर्श पर बैठकर अपने पापा को पुकारता रहा था। अगले ही दिन जहाँ पर मेरा कजिन देव स्कूल की वैन में बैठकर जा रहा था स्कूल पढ़ने, जहाँ पर मैं पढ़ता था, अब मैं पैदल शहर के एक धूल मिट्टी से भरे हुए चाय के होटल पर गया। मेरे पापा की जमा पूंजी ताया अंधाधुंध खर्च करने लगे और मुझे एक चाय के होटल पर काम करने के लिए लगा दिया। मैं वहां पर सारा दिन मालिक की डांट सुनता, आने जाने वाले ग्राहकों के सामने से झूठे बर्तन उठाता और उनको धोता। शाम को जब मैं थका हारा घर पर लौटता तो मेरा जिस्म टूट रहा होता था। एक रात मैं घर पर आया तो ताया बैठक में कुर्सी पर टांग रखकर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे और मैंने डरते डरते अपने दिन भर की कमाई उनके हाथ पर रखी तो उन्होंने नोट छीन लिए और फिर नफरत से मेरी तरफ देखा। बस इतने से पैसे लेकर आए हो, और कहाँ हैं? उनकी आवाज़ में गरज थी। आज सिर्फ ये 150 रुपये तुमने कमाए हैं, क्या सारा दिन वहां पर मक्खियां मार रहे थे? मैंने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया कि नहीं ताया जी, आज ग्राहक बहुत कम आए थे और मालिक ने भी पैसे काट लिए क्योंकि मुझसे आज एक ग्लास टूट गया था। ये सुनकर ताया ने गुस्से में मुझ पर हाथ उठा लिया और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मनहूस कहीं के, तुमसे ढंग से एक काम भी नहीं किया जाता और ऊपर से नुकसान कर कर आया है। मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहता है क्या? मगर यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। जा यहाँ से, दफा हो जा मेरी नज़रों से। मैं रोता हुआ किचन की तरफ गया जहाँ पर ताई बर्तन धो रही थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी क्योंकि दोपहर में भी मुझे होटल पर सिर्फ एक रोटी ही खाने को मिली थी। ताई, खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। मैंने मिन्नत की तो ताई ने मुड़कर मुझे देखा। उनकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने थोड़ा सा खाना मेरी प्लेट में डालकर दे दिया और ताने भरे लहजे में बोली कि बड़े आए नवाबजादे, सारा दिन तो आवारागर्दी करते फिरता है और शाम को यहाँ रोटी मांगने आ जाता है। ये तुम्हारे बाप का होटल नहीं है समझे, जो हर वक्त खाना तैयार मिलेगा। जल्दी से खाओ और सारे बर्तन धो। कल सुबह को देव ने स्कूल भी जाना है, उसकी यूनिफॉर्म भी तुम ही प्रेस करोगे। ये कहकर वो चली गई और मैं चुपचाप वो रोटी लेकर बैठक में एक कोने में बैठ गया था। एक निवाला भी मेरे हलक से नहीं उतर पा रहा था।
सामने ताया का बेटा देव अपने कमरे में बैठा हुआ मज़े से टीवी देख रहा था। उसमें उसका फेवरेट कार्टून आ रहा था, जो कि मैं भी बहुत मज़े से पहले देखा करता था, और हाथ में बर्गर था। वो आराम से टीवी देखते हुए बर्गर खा रहा था। ये वो बर्गर था जो पापा मेरे लिए लेकर आया करते थे। उस लम्हे आंसू मेरे गालों से बहकर रोटी पर गिरने लगे। ताई भी मुझे नफरत की नज़रों से देखती थी, जैसे कि मैं कोई उनका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। पर मुझे टाइम गुजारना था। महीने बाद मालिक सैलरी देते, वो भी लाकर मैं ताया को दे देता, और ज़रा सी भी कमी या गलती होती तो ताया मुझे मारना पीटना शुरू कर देते थे, और ताई बातें सुनाना शुरू कर देती। बाकी रही सही कसर उनके बच्चे भी पूरी कर देते थे। ताया का बड़ा बेटा मुझसे उम्र में 2 साल बड़ा था। वो शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, वही प्राइवेट स्कूल जिसमें किसी वक्त मैं पढ़ा करता था। मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन ताया ने मेरा स्कूल भी छुड़वाने के साथ साथ मुझे नौकर जैसी जिंदगी दे रखी थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे अंदर पढ़ने की लगन अभी भी जिंदा थी। होटल पर जब कोई ग्राहक अखबार छोड़कर जाता तो मैं छुपकर उसको पढ़ने लग जाता। पुराने रद्दी के कागज में अगर कोई किताब का पन्ना मिल जाता तो उसको जोड़ जोड़ कर पढ़ता। मैंने ताया से बहुत कहा कि मैं स्कूल पढ़ना चाहता हूँ, पर उन्होंने नहीं सुनी थी। फिर एक रात ताया काफ़ी अच्छे मूड में थे, तो मैंने हिम्मत जमा करके कहा कि ताया, मैं साथ में काम भी कर लूँगा और पढ़ाई भी, बस आप मुझे स्कूल जाने की इजाज़त दे दीजिए। मैं सुबह सवेरे उठकर घर का सारा काम करूँगा और स्कूल से आकर सीधा होटल पर चला जाऊँगा। प्लीज़ मुझे किताबें ला दीजिए, मैं घर पर ही पढ़ लिया करूँगा। ताया ने हुक्के को पीते हुए धुआं छोड़ा और मेरी तरफ देखते हुए ताने भरे लहजे में बोले कि पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगा, कोई अफसर बन जाएगा क्या? तुम्हारे नसीब में ये प्लेट धोना ही लिखा हुआ है। तुम यहाँ पर चाय के होटल पर काम करते हुए ही अच्छे लगते हो, और वही काम करते रहो। धीरे धीरे सीख जाओगे और आदत भी हो जाएगी। फिर खुद का काम भी कर लेना। चाय बनाना भी एक हुनर होता है, पढ़ाई में क्या रखा है भला? पर मैं जानता था कि ताया सिर्फ लालची हैं। वो सिर्फ मेरी कमाई खाने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि वो अपने दोनों बच्चों को महंगे और बड़े स्कूल में पढ़ा रहे थे। उनका मकसद मुझे जलील रखकर हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना था, ताकि मैं कभी भी अपने हक के लिए आवाज़ ही नहीं उठा सकूं। रात के वक्त जब सब सो जाते तो मैं चुपचाप से उठ जाता और पापा के उस कमरे की तरफ चला जाता जिसको ताया ने स्टोर रूम बना दिया था। पर वहाँ पर पापा की किताबों वाली अलमारी अभी भी मौजूद थी। मैं वहाँ पर बैठकर पापा की किताबें पढ़ा करता था। पापा को किताबों का बहुत ज़्यादा शौक था। उन किताबों को देखकर मुझे अपने पापा की याद आ जाती, और उनकी मौजूदगी का एहसास मुझे उनके उस स्टडी रूम में महसूस होता था। वो किताबें ही मेरा आखिरी सहारा थीं। मैं उनके लिखे हुए शब्दों में खो जाता था। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी भूल जाता कि मैं अनाथ और बेसहारा नौकर हूँ, बल्कि मुझे लगता कि मैं वही नील हूँ जो ऑफिसर बनने का सपना देखता था। जिंदगी इसी तरह से जुल्म की चक्की में पिस रही थी कि एक दिन ताया के बेटे देव ने ऐसी ख्वाहिश कर दी जिसने मेरी रही सही जगह को भी खतरे में डाल दिया था। देव अब बड़ा हो रहा था और उसको अपनी आज़ादी चाहिए थी। उसकी इस ख्वाहिश ने घर में एक नए तूफान की बुनियाद रख दी थी। एक ऐसा तूफान जो कि मुझे मेरी मर्जी की एक निशानी से भी, एक आखिरी निशानी को भी छीनने वाला था। कहने लगा कि पापा, मुझे अपने दोस्तों को घर बुलाते हुए शर्म आती है। देव ने खाने की मेज के पास कुर्सी पर बैठे टांग पर टांग रखते हुए कहा था, और मुंह बनाकर सामने पड़े हुए प्लेट को दूर सरका दिया। उसके लहजे में अजीब सी वीरानी थी जो अक्सर उसकी बातों में झलकती थी। ताया ने निवाला मुंह में डालते डालते हाथ रोक लिया और बड़े प्यार से अपने बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में देव के लिए वो प्यार था जिसके लिए मैं तरसता रह गया था। क्यों मेरे शेर बेटे, क्या हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? ताया ने फिक्रमंदी से पूछा तो देव ने तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा, जो कोने में खड़ा हुआ उनके हुक्म का इंतजार कर रहा था कि कब वो लोग पानी मांगे या कब रोटी और लाने का हुक्म दे तो मैं फौरन से ही लेकर आ जाऊं। तभी वो बोला, किसी ने क्या कहना है पापा, बस हमारा घर ही ऐसा है। मेरे सारे दोस्तों के पास अपने अलग अलग कमरे हैं, उनके पर्सनल सेटअप है जहाँ पर वो पढ़ते हैं, गेम खेलते हैं, मज़े करते हैं, और एक मैं हूँ जो लोन में सोफे पर बैठकर होमवर्क करता हूँ। मुझे अपनी अलग प्राइवेसी चाहिए पापा, मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। देव ने जिद्दी बच्चे की तरह कहा था तो ताई, जो अब तक खामोशी से खाना खा रही थी, फौरन से बोल पड़ी कि बिल्कुल, बात तो ठीक है ये, अब हमारा बेटा जवान हो रहा है, उसको अलग जगह चाहिए। वैसे भी नीचे वाला पोर्शन तो आपने किराए पर दिया हुआ है, अब ऊपर जगह कहाँ बचती है? ताया कुछ लम्हे के लिए सोच में पड़ गए।
उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि उनकी नज़र मेरे पापा के कमरे पर नहीं चली जाए। वो कमरा जो बंद पड़ा हुआ था, जहाँ पर मेरे पापा की यादें, उनकी खुशबू और उनकी किताबें रखी हुई थी, वो घर का एक आखिरी कोना था जहाँ पर जाकर मुझे सुकून मिला करता था। मेरी प्रार्थना शायद उस वक्त इतनी ताकतवर नहीं थी। ताया के चेहरे पर एक मक्कार सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपनी मूंछों को ताव दिया और एक फैसले भरे अंदाज में बोले कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। घर अपना है तो जगह की क्या कमी है। वो सामने वाला स्टडी रूम है ना, वो किस काम का है? सालों से बंद पड़ा हुआ है। बस इसमें पुरानी किताबें और रद्दी ही तो पड़ी हुई है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो स्टडी रूम रद्दी नहीं था, वो मेरे पापा की जगह थी। वहां पर किताबों का वो खजाना था जिसको पापा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। मैं तड़प कर आगे बढ़ गया। मेरी आवाज में बेबसी और डर दोनों ही शामिल थे। पर ताया, वो तो पापा का स्टडी रूम है, उसमें उनकी कीमती किताबें रखी हुई हैं। प्लीज उसको कुछ नहीं करिए। ताया का चेहरा फौरन से सख्त हो गया। उन्होंने मुझे ऐसे देखा कि जैसे किसी कीड़े मकोड़े को देखा करते हैं। तो उन्होंने गरजदार आवाज में कहा, फिर क्या करें? इन किताबों का अचार डालें क्या? तुम्हारा बाप तो मर गया, अब इन किताबों को कौन पढ़ेगा? भला तुम जो चाय के होटल पर कप धोते हो, तुम चुप रहो। उस बात पर देव जोर से हंसा। पापा, आप क्या बोल रहे हो? ये कहाँ से पढ़ लेगा किताबें? इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि किताब पढ़ते कैसे हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, मगर मैं अपनी हैसियत जानता था। मैंने फिर भी हिम्मत करके कहा कि मैं पढ़ लूंगा ताया, मैं वादा करता हूँ। मैं रातों को जागकर पढ़ लूंगा, पर वो कमरा पापा की निशानी है, उसको ख़त्म मत करिए। फिर ताया गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वो चलकर मेरे पास आए और मेरी कमीज के कॉलर को पकड़कर मुझे झंझोड़ दिया। उनकी आंखों में खून उतर आया था। अपनी जुबान को लगाम दो नील, मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपने घर में क्या करना है और क्या नहीं करना, समझ आई? और देव को वो कमरा पसंद है तो अब वो कमरा उसी का होगा, चाहे कुछ भी हो। कल सुबह तक मुझे वो कमरा खाली चाहिए। एक एक किताब, एक एक कागज वहां से निकल जाना चाहिए। जो बेचने के लायक है उसको बेच दो, बाकी जला दो। मुझे वो कमरा बिल्कुल साफ चाहिए ताकि मैं वहां पर नया फर्नीचर लगवा सकूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये सिर्फ एक कमरे की बात नहीं थी, ये मुझसे मेरे पापा की आखिरी एहसास, उनका प्यार छीनने की साजिश थी। उस वक्त मैं जज्बाती होकर बोल पड़ा, लेकिन ताया, वो मेरे पापा का स्टडी रूम है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करिए। अरे तुम्हारे पापा तो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अब इस स्टडी रूम का क्या फ़ायदा? और वहाँ पर मेरा बेटा रहेगा, अपनी पढ़ाई करेगा, तो तुम्हें उससे क्या परेशानी है? वैसे भी ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं है। तेरा बाप तो मेरे घर पर कब्जा जमाकर बैठा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई। उनके शब्द सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मेरे पापा ने तो हमेशा मुझे बताया था कि ये घर उन्होंने दिन रात मेहनत करके ही बनाया है। उन्होंने एक एक ईंट अपनी कमाई से लगवाई है, और आज ताया कह रहे थे कि ये घर उनका है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं ताया? ये घर तो पापा ने बनवाया था, आप तो बाद में यहाँ पर रहने आए। ताया हंसने लगे और ताने भरी हंसी के साथ बोले, तुम्हें तुम्हारे बाप ने यही कहानी सुनाई थी? अच्छा, सच में बहुत झूठा था तुम्हारा बाप। ये सब कुछ, ये ज़मीन, ये दीवारें, ये छत, सब कुछ मेरी कमाई की है। तुम्हारा बाप तो कंगाल था, वो तो मेरे टुकड़ों पर पलता था। मैंने उसको तरस खाकर यहाँ पर रहने की जगह दे दी थी, और नमक हराम जाते जाते इस घर पर अपना हक जताकर चला गया। तभी ताई भी पीछे से बोल पड़ी, और नहीं तो क्या, मैंने तो इन दोनों पति पत्नी के सर छुपाने की जगह दी, वरना ये सड़कों पर फिर रहे होते। ताया ने तो पापा की शादी के फौरन बाद ही उनको घर से निकाल दिया था, क्योंकि मेरी माँ के साथ उनकी नहीं बनती थी। ये सब कुछ बकवास है। अरे सच तो यह है कि तुम्हारा बाप निकम्मा था और उसने कभी भी कुछ कमाया ही नहीं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर कहूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही गैरतमंद इंसान थे, लेकिन मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। मैं उस वक्त बिल्कुल अकेला था। मेरे सामने 3 ऐसे लोग खड़े हुए थे जो झूठ को बहुत सफाई से बोल रहे थे कि सच भी उससे शर्मा जाए। मैं बेबस था। मैं नहीं जानता था कि ये सब कुछ सच है या फिर झूठ। मैं तो सिर्फ अपने पापा की बात पर यकीन करता था, उनकी आंखों में नजर आने वाली सच्चाई पर यकीन करता था। और आज वो आंखें मिट्टी में मिल चुकी थी। मैं जिंदा होकर भी शायद मर चुका था। ताया ने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा कि मुझे और बहस नहीं चाहिए। अभी यहाँ से जाओ और कमरा खाली करना शुरू करो।
कल सुबह अगर मुझे वहाँ पर एक भी पुरानी किताब नजर आई तो तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा, समझ आई? और हाँ, वो सारा कबाड़ बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो लाकर मुझे देना, मैं उसको अपने काम में ले लूंगा। देव जीत मिल जाने के अंदाज में मुस्कुराया था और अपने कमरे की तरफ चला गया। ताया और ताई जी भी अपने कमरे में चले गए और मैं वहीं पर लॉन में खड़ा रह गया, अकेला और लाचार। मेरे कानों में ताया के वो शब्द गूंज रहे थे कि तेरा बाप मेरे घर पर कब्जा जमाकर बैठा हुआ था। क्या सच में मेरे पापा ऐसे थे? क्या मेरी सारी जिंदगी एक झूठ थी? नहीं, मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। भारी कदमों के साथ मैं उस बंद कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजे एक चर्राहट की आवाज़ के साथ खुला था और अंदर से वही खुशबू आई जो मेरे पापा के वजूद का हिस्सा होती थी। पुरानी किताबों और कागज़ की खुशबू थी। फिर मैंने साइड की स्विच बोर्ड से लाइट जलाई। सामने दीवारों पर अलमारी किताबों से भरी हुई थी। बीच में पापा की बड़ी सी मेज़ रखी हुई थी जिस पर अब धूल की तह जम गई थी। पापा, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी आखिरी निशानी को भी नहीं बचा सका हूँ। मैं बहुत कमज़ोर हूँ पापा। ये लोग बहुत जालिम हैं। ये कहते हैं कि ये घर आपका नहीं है। ये कहते हैं कि आप उनके टुकड़ों पर पले थे। आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए इस दुनिया में पापा? मुझे बताइए, मैं क्या करूं? ये कहते हुए मैं वहीं फर्श पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहा था, पर रोने से हकीकत बदलने वाली तो नहीं थी। मुझे हुक्म मिला था और गुलाम के पास हुक्म मानने के अलावा कोई भी चारा नहीं होता। कुछ देर के बाद मैंने आंसू साफ करे और कमरे के कोने में से एक पुराना बोरी जैसा थैला उठाया। मुझे अपने हाथों से अपने बाप की दुनिया उजाड़नी थी। मैं एक एक किताब निकालता और उसको बोरे में डालता जाता। हर किताब के गिरने की आवाज़ मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। कमरा धीरे धीरे खाली हो रहा था। अलमारियां जो कभी किताबों से भरी हुई थी अब अपनी वीरानी का शोक मना रही थी। मैंने मेज़ की दराजें खोली। वहां पर कुछ पुराने पेन, कुछ डायरिया और कुछ कागजात रखे थे। ताया का हुक्म था कि सब कुछ निकाल देना, कुछ भी बाकी ना रहे। इसलिए मैंने वो सामान भी निकालकर बोरे में डालना शुरू कर दिया। मेरा दिल रोना शुरू हो गया था। मैंने उदासी से अपने पापा की वो सब किताबें जिससे बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी उन्हें बोरे में भर रहा था। ये सिर्फ किताबें नहीं थी, ये तो मेरा वारिस थी जिसको मैं कौड़ियों के भाव कबाड़ में बेचने के लिए जा रहा था। रात गहरी हो गई थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ मेरे किताबें उठाने और रखने की ही सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने आखिरी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। वहां पर कुछ पुरानी फाइल और रजिस्टर रखे हुए थे। मैंने उनको खींचा तो उनके पीछे एक चीज़ पर मेरा हाथ लग गया। वो एक भारी सी चीज़ थी जो शायद सालों से वहां पर पड़ी हुई थी। मैंने उसको बाहर निकाला तो पापा की एक पुरानी मोटी सी चमड़े के पट्टे वाली डायरी थी जिस पर धूल जमी हुई थी। मैंने उसको साफ किया। ये वही डायरी थी जो पापा अक्सर रातों को बैठकर लिखा करते थे और मुझे कभी उसको हाथ भी नहीं लगाने देते थे। कहते थे कि वक्त आने पर तुम्हें दूंगा। मैंने वो डायरी बोरे में डालने की जगह अपने हाथ में पकड़ ली और एक अजीब सी बेचैनी थी। दिल ने कहा कि इसको मत फेंको, इसको छुपा लो। शायद इसमें पापा की कोई ऐसी बात छुपी हो जो मेरे जख्मों पर मरहम रख सके। मैं डायरी को खोलने ही वाला था कि बाहर कदमों की छाप सुनाई दी। ताया देखने आ रहे थे कि काम हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं घबरा गया। अगर उन्होंने डायरी देख ली तो उसको भी छीनकर बोरे में डाल देंगे। मैंने जल्दी से उसको अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया और दोबारा से जमीन पर पड़े किताबों के ढेर को बोरे में भरने लगा था। ताया दरवाजे पर आकर रुक गए। उन्होंने कमरे को देखा जो काफी हद तक अब खाली हो गया था। किताबों के भरे हुए बोरे फर्श पर पड़े हुए थे। वाह शाबाश नील, उन्होंने रूखे लहजे में कहा। अब सुबह को कबाड़ी वाले को बुलाकर ये सब कुछ निकाल देना और खबरदार जो एक कागज भी यहाँ पर बचाया तो मुझे दोपहर तक ये कमरा बिल्कुल साफ चाहिए। मैंने सर झुकाकर कहा कि जी ताया जी, और वो मुड़कर चले गए। मैंने सुख का सांस लिया और कमीज के अंदर छुपी हुई डायरी को महसूस किया। मुझे नहीं पता था कि इस डायरी में क्या लिखा हुआ है, मगर मुझे एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ, जैसे कि पापा ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया हो। मैंने सोच लिया कि मैं सब कुछ बेच दूंगा, पर यह डायरी नहीं बेचूंगा। ये मेरे और पापा के बीच एक राज होगा। मैं नहीं जानता था कि ये मामूली सी दिखने वाली डायरी मेरी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आने वाली है और कैसे ये ताया के सब झूठ का पर्दा चाक करने वाली है जो उन्होंने आज मेरे सामने बोले थे। पर अभी के लिए ये मेरा राज थी, मेरी आखिरी उम्मीद थी। अगली सुबह ताया आकर मेरे सर पर सवार हो गए। उनका लहजा बहुत सख्त था और वो चाहते थे कि नाश्ते से पहले पापा का कमरा बिल्कुल खाली हो जाए। मैं अपनी नींद और थकावट को भूलकर वो भारी बोरी घसीट रहा था।
ताया दरवाजे में खड़े हुए लगातार मुझे ऑर्डर दे रहे थे। उनकी नजरें हर चीज पर गौर से जमी हुई थी, जैसे उनको डर हो कि मैं कुछ छुपा नहीं लूं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हाथ में जान नहीं है क्या? वैसे भी आज मिस्त्री को आना है और तुम अभी तक किताबें ही उठा रहे हो। ताया ने घड़ी को देखते हुए गुस्से से कहा था। मैंने एक बार आह भरी और पापा की किताबों का आखिरी ढेर उठाने के लिए झुका। मेरा दिल बहुत ज्यादा उदास हो रहा था, क्योंकि आज मैं अपने हाथों से अपने ही पापा की यादों को इस घर से बाहर निकाल रहा था। मैंने किताबों का वह भारी ढेर उठा लिया और अभी बस उठाया ही था कि अचानक से मेरा पाँव फिसल गया। मेरे हाथ से सब किताबें छूट गई और वो सब एक जोरदार धमाके के साथ फर्श पर बिखर गए। उन्हीं बिखरी हुई किताबों के बीच पापा की वो मोटी सी डायरी भी थी, जो मैंने रात छुपाने की कोशिश करी थी, लेकिन ताया की मौजूदगी की वजह से उसको बोरे में नहीं डाल सका और ना ही कहीं छुपा सका। वो फालतू किताबों के बीच में ही दबकर रह गई। डायरी जमीन पर गिरी हुई थी और खुली हुई पड़ी थी। उस लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसने कमरे के माहौल को भारी कर दिया। डायरी के पन्नों के बीच से एक मुड़ा हुआ पुराना सा स्टाम्प पेपर निकलकर फर्श पर गिर गया। ताया, जो मुझे डांटने के लिए आगे बढ़ रहे थे, अचानक से रुक गए। उनकी नज़र उस स्टाम्प पेपर पर जम गई। मैंने देखा कि उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उनके जिस्म से सारा खून ही निचोड़ लिया हो। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान रह गए। मैंने झुककर वो स्टाम्प पेपर उठा लिया। मेरी नज़र उसके ऊपर लिखी लाइन पर पड़ी। अब इतना तो मैं पढ़ना लिखना जानता ही था कि कानूनी जुबान समझ सकूं। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये क्या है? मेरे मुंह से एकदम से निकला। इस स्टाम्प पेपर के मुताबिक इस घर और पापा की सब दुकान और जायदाद का इकलौता वारिस मैं था। पापा ने अपनी जिंदगी में ही ये सब कुछ मेरे नाम करवा दिया था। ये स्टाम्प पेपर अब उस चीज का सबूत था कि ताया का इस घर पर कोई भी कानूनी हक नहीं था। अभी मैं वो कागज पढ़ ही रहा था कि ताया चीते की तरह मुझ पर झपट गए। उन्होंने झटके से वो स्टाम्प पेपर मेरे हाथ से छीन लिया। उनके हाथ पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीना चमक रहा था। ला इधर, ये ताया ने हांफते हुए कहा। तुम बच्चे हो, ये बड़ों के मामले में टांग मत अड़ाओ। मैंने हैरत और सदमे की हालत में उनकी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, पर ताया, इस पर तो लिखा हुआ है कि ये घर मेरे नाम है। पापा ने ये घर मुझे तोहफे में दिया था, तो आप क्यों कह रहे थे कि ये घर आपका है? इस बात से ताया के चेहरे पर डर की जगह गुस्से और इनकार ने ले ली थी। वो चीख कर बोले कि ये सब झूठ है, बकवास है, ये कागज गलत है। तुम्हारा बाप मरते वक्त उसका दिमाग खराब हो गया था। ये कागज नकली है। ये सारी जायदाद मेरी थी, जो कि मेरी कमाई की बनी थी। मैंने तो उसको छोटे भाई की वजह से यहाँ रहने दिया, ताकि तुम एहसान समझो कि मैंने बड़े होने का फर्ज निभाया। मैं उनको देखता रह गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ताया बौखला क्यों गए। वो मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। अगर वो सच्चे थे तो उनके हाथ क्यों कांप रहे थे? लेकिन ताया, ये सरकारी स्टाम्प पेपर है। मैंने उनको दलील देने की कोशिश करी, पर ताया ने दहाड़ते हुए कहा कि मुझे कानून मत सिखाओ। ये कागज पुराने और अब बेकार हो गए। तुम्हारे बाप ने कारोबार में इतना कर्जा लिया हुआ था कि ये सब कुछ अब बिक चुका है। मैंने अपनी जेब से पैसे देकर ये घर बचाया। तुम शुक्र करो कि मैंने तुम्हें छत दे दी है। ये कहकर वो तेजी से मुड़ गए और उस स्टाम्प पेपर को अपनी जेब में डालते हुए कमरे से बाहर निकल गए। वो इतना ज्यादा घबराए हुए थे कि जमीन पर पड़ी हुई डायरी की तरफ उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया, जिसमें वो कागज निकला था। उनको शायद लगा कि असली खतरा वो कागज ही था, जिसको उन्होंने कब्जे में ले लिया। मैं वहीं पर पत्थर का बना हुआ खड़ा रहा। मेरे दिमाग में तूफान उठा हुआ था। उस वक्त ताया का व्यवहार बता रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो सच्चे होते तो कागज छीनकर भागते नहीं। फिर मैंने नीचे झुककर पापा की वो डायरी उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसको खोला। उसके पहले ही पन्ने पर पापा की खूबसूरत लिखाई में मेरा नाम लिखा हुआ था। उसमें पापा ने अपने रूटीन की कुछ बातें लिखी हुई थी, पर आखिरी कुछ पन्ने बहुत ज़्यादा अहम थे। वहाँ पर लिखा हुआ था, मेरे बेटे नील, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब दुनिया में नहीं हूँ। मुझे अपनी बिगड़ती हुई सेहत का अंदाज़ा है और मुझे अपने भाई की नीयत पर भी शक होने लगा है। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में ही सब जायदाद कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम करवा दी है। अगर मेरे बाद तुम्हें कोई भी परेशान करे या तुम्हारा हक छीनने की कोशिश करे तो फ़ौरन से मेरे वकील दर्शन साहब से मुलाकात करना। उनका ऑफिस कचहरी रोड पर है। मेरे बाद मेरी ये डायरी तुम्हें सब हकीकत बता देगी और वकील साहब के पास असली कागजात की कॉपी पहले से है। पापा के ये शब्द सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे। पापा जानते थे, वो जानते थे कि अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ताया मेरे साथ ये सब कुछ ज़रूर करेंगे।
वो मेरे लिए पहले ही इंतजाम कर गए थे, मगर मैं नादान अब तक अंधेरे में ही भटक रहा था। उस दिन मैंने खुद को मजबूत बनाया। मैंने अपने आंसू साफ किए और कसम खाई कि मैं पापा की वसीयत को बेकार नहीं जाने दूंगा और अपना हक लेकर रहूंगा। मगर मैं ये भी जानता था कि ताया बहुत चालाक है। अगर मैंने अभी शोर मचाया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे या फिर शायद मुझे जान से भी मार दे। मुझे दिमाग से काम लेना था। मैंने डायरी को दोबारा से अपनी कमीज के अंदर अच्छी तरह से छुपा लिया और बाकी किताबों को बोरे में भरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद ताया दोबारा से कमरे में आए। वो अब बहुत ज़्यादा सुकून से लग रहे थे। शायद उनको यकीन हो गया था कि उन्होंने अपने खिलाफ सबूत मिटा दिया है। क्या हुआ? अभी तक ऐसे ही सफाई कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? उन्होंने रोब झाड़ते हुए पूछा था। मैंने एक बहुत ही मासूम और डरे हुए चेहरा बनाया और सर झुकाकर कहा कि बस हो गया ताया, मैं वो कागज़ देखकर डर गया था। मुझे लगा कि शायद पापा ने कोई कर्जा देना है और पुलिस मुझे पकड़ लेगी। शुक्र है कि आपने वो कागज़ ले लिया। आप सही कहते हैं, मुझे इन बातों की समझ ही नहीं है। ताया के चेहरे पर अब सुकून की लहर दौड़ गई। वो मेरी बेवकूफ़ बात पर दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। हाँ बेटा, इसीलिए कहता हूँ कि बड़ों की बात माना करो। बड़े सब बातें अच्छे से जानते हैं। अब समझ आई तुम्हें? और हाँ, वो कागज़ सच में कर्जे का नोटिस ही था। मैं उससे निपट लूँगा। तुम बस अपना काम करो और ध्यान से रहो। मैं तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी सोचता हूँ। उन्होंने मेरे सर पर एक नकली प्यार भरा हाथ रखा था और फिर वहाँ से चले गए। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस भतीजे को वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं, वो अब हकीकत जान चुका है। उसके बाद मैं पहले की तरह काम करता रहा। मैंने ताया के सामने यही महसूस करवाया था कि मुझे कुछ भी नहीं पता और उनका हुक्म मानने वाला हूँ। फिर मैं अपनी रूटीन में आ गया। सुबह ही उठकर चाय के होटल जाता, काम करता और शाम को घर के काम भी करता। फिर सबकी डांट चुपचाप सुन लेता। ताया और ताई सुकून से हो गए थे कि नील तो वही पुराना डरपोक और दबा हुआ लड़का है जिसको उन्होंने अपना गुलाम बना रखा है। मगर मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मैं रोज़ रात को छुपकर वो डायरी पढ़ता और अपने दिमाग में प्लान बनाता। मुझे बस एक मौका चाहिए था, एक ऐसा मौका जिसमें घर से निकलकर वकील तक पहुंच सकूं और वो शाम को पेपर वापस हासिल कर सकूं जो ताया ने अपनी अलमारी में छुपा रखा था। और फिर वो मौका ही आ गया। एक दिन ताया बहुत ज़्यादा खुश थे। देव का रिजल्ट आया था और वो पास हो गया था। इस खुशी में ताया ने फैसला किया कि वो सब लोग, यानी कि ताया, ताई और उनके बच्चे, शहर के एक अच्छे से महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। नील, तुम घर पर ही रहो और ध्यान रखना, गेट अच्छी तरह से बंद करके रहना। हम देर से आएंगे। ताई ने तैयार होते हुए हुक्म दिया था। मैंने सर हाँ में हिला दिया। जी ताई जी, आप फिक्र नहीं करिए। जैसे ही उनकी गाड़ी गेट से बाहर निकली, मैंने फौरन से गेट को बंद किया और भागता हुआ ताया के कमरे की तरफ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर वो वापस आ गए तो? ताया ने अलमारी को ताला लगाया हुआ था, पर मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं था और पाने के लिए पूरी दुनिया थी। मैं ताया के कमरे में दाखिल हुआ। अलमारी का लॉक लगा हुआ था, पर मैं जानता था कि ताया अक्सर चाबी ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे में ही रखते हैं। मैंने दराज में हाथ टटोला और मेरी उंगली एक ठंडी धात से टकरा गई। चाबी, ये वही चाबी थी। मैंने कांपते हुए हाथों से अलमारी को खोला। कपड़ों की तह के नीचे सबसे आखिर में वो फाइल रखी हुई थी जिसमें ताया ने वो स्टाम्प पेपर रखा हुआ था। मैंने फाइल खोली और वो स्टाम्प पेपर निकाल लिया। उसको देखते ही मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई थी। मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाल लिया, अलमारी बंद करी और चाबी वापस से वहीं पर रख दी। मैंने घर के पिछले दरवाजे से छलांग लगाई, सीधा कचहरी रोड की तरफ भागा। शाम गहरी हो रही थी, मगर मेरी मंजिल अब रोशन थी। मैं पापा के बताए हुए उस वकील के पास पहुंच गया। उनके ऑफिस के बाहर दर्शन साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए फाइल देख रहे थे। उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा, जो उनके सामने खड़ा हुआ हाँफ रहा था। जी बेटा, किसी से मिलना है क्या? उन्होंने चश्मे को ठीक करते हुए पूछा था। मैंने जेब से वो स्टाम्प पेपर और पापा की डायरी निकालकर उनकी मेज पर रख दी। मेरा नाम नील है, मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ। मेरी आवाज़ रोनिहार हो गई। उन वकील साहब ने चौंक कर मुझे देखा और फिर तेजी से स्टाम्प पेपर को उठा लिया और देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। अच्छा, तुम अजय के बेटे हो? उन्होंने खड़े होकर मुझे गले से लगा लिया। बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे बाप ने मुझसे कहा था कि एक दिन मेरा बेटा आएगा और आज वो दिन आ ही गया। उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर संजीदगी से बोले कि बेटा, तुम्हारा बाप बहुत ही अच्छा इंसान था। ये जायदाद कानूनी तौर पर तुम्हारी है और तुम्हारे ताया ने इतने साल तुम पर जुल्म किया और जो जायदाद पर कब्जा किया हुआ है वो एक संगीन जुर्म है। वकील साहब ने फौरन से अपने असिस्टेंट को बुला लिया
और कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। घबराओ मत नील, अब तुम्हें उस चाय के होटल पर कप धोने की जरूरत नहीं है। कल सुबह अदालत खुलेगी और कल ही तुम्हारे ताया को पता चल जाएगा कि सच को जितना भी दबा लो वो एक दिन सामने आ ही जाता है। मैंने सुकून का सांस लिया। इतनी गुलामी के बाद पहली बार मुझे ऐसे आज़ादी महसूस हो रही थी। मेरी जंग अभी शुरू हुई थी, पर जीत का यकीन मुझे पहले ही हो गया था। मैं उस रात घर वापस लौटा तो मेरा दिल अजीब सी हालत में था। डर भी था और खुशी भी थी। ताया लॉन में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने कड़ी नजरों से घूरा। कहाँ पर गायब हो गए थे इतनी देर से? और वो कमरा पूरा खाली हुआ या नहीं? उनकी आवाज में वही रौब था। मैंने सर झुकाकर अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा कि जी ताया, सब कुछ साफ कर दिया है। तो वो मुस्कुराए। शाबाश, अब दफा हो जाओ यहाँ से। फिर मैं अपने खराब हाल और मच्छरों से भरे कमरे में आ गया। पर उस रात मुझे मच्छरों की परवाह ही नहीं थी। मैं सारी रात जागता रहा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी गुलामी की आखिरी रात है। अगली सुबह जब ताया नाश्ते की मेज के पास कुर्सी पर बैठे हुए थे और देव से कह रहे थे कि वो स्टडी रूम में कौन सा नया फर्नीचर लगवाएगा, अचानक से दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ताया ने मुझे इशारा किया कि जाओ दरवाज़ा खोलो, पर इस बार मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैं वहीं पर खड़ा रहा और दस्तक पहले से तेज हो गई। ताया गुस्से से तमतमाते हुए खुद उठ गए। इस घर में नौकर होते हुए भी मुझे काम करना पड़ता है। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़े और जैसे ही उन्होंने वो दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस के साथ वकील साहब को देखकर ताया हक्का बक्का रह गए और उस पल में वकील साहब के पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरी नज़रें झुकी हुई थी, पर मेरा सर फख्र से ऊंचा था। ये क्या बदतमीजी है? पुलिस मेरे घर पर क्या कर रही है? आप लोग जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ? ताया ने उस वक्त रोब झाड़ते हुए कहा। उनकी आवाज़ में वो दम अब नहीं था जो कल रात तक था। उनका चेहरा लाल पड़ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर एक कागज़ उनके सामने लहराया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कौन हैं। आप मिहिर साहब हैं, जिन्होंने अपने अनाथ भतीजे की जायदाद के ऊपर नाजायज़ तौर पर कब्जा किया हुआ है। इस बात पर ताया ने हकलाते हुए कहा कि ये क्या बकवास है, ये तो मेरा घर है। तभी वकील दर्शन साहब ने आगे बढ़कर कानूनी नोटिस उनके सामने किया। हाँ, ये घर आपका नहीं है और ना ही आप इसके मालिक हैं। पुलिस आपको एक अनाथ बच्चे की जायदाद पर नाजायज कब्जा करने और एक नाबालिग बच्चे से जबरदस्ती मेहनत का काम करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करने आई है। आपकी हकीकत खुल चुकी है। तभी ताया ने गुस्से से मेरी तरफ देखा था। उनकी आंखों में बहुत गुस्सा और हैरत थी। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़का कल तक उनके जूते पॉलिश करता था, आज उनके सामने उनकी बर्बादी बनके खड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये सब तूने किया? मैंने अपनी आस्तीन में सांप पाला हुआ था। तूने मेरे खिलाफ साजिश की है ना? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी तरफ आने लगे, पर पुलिस कांस्टेबल ने उनको दबोच लिया। मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैंने कोई साजिश नहीं की है ताया। मैंने सिर्फ वो किया जो मेरे पापा मुझे सिखाकर गए थे, यानी कि अपना हक मांगना। आपने तो कहा था कि ये घर आपका है, पर यह स्टाम्प पेपर कहता है कि आप झूठे हैं। आपने मेरे पापा के प्यार का सिला मुझे बेइज्जत करके दिया। ताई और देव भी उस वक्त तक बाहर निकल आए थे और ये मंजर देखकर पत्थर का बुत बनकर खड़े हो गए। पुलिस ने ताया को हथकड़ी लगाई और गाड़ी में बैठा लिया। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे थे, वही मोहल्ले वाले जिनके सामने ताया खुद को बहुत बड़ा और रईस दिखाते थे। मामला अदालत में चला गया। 2 हफ्ते मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल पर उम्मीद के दिन थे। अदालत का कमरा बहुत ज्यादा भरा हुआ था। ताया कटघरे में खड़े हुए थे और अब भी वो अपनी अकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अंदर से वो टूट चुके थे। उनके वकील ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह से मुझे झूठा साबित कर सके, पर जब दर्शन साहब ने वो असली स्टाम्प पेपर जज साहब के सामने पेश करे तो ताया एकदम चीख पड़े कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नकली कागजात हैं। ये सारी जायदाद मेरी थी, जो कि मेरी कमाई की बनी थी। मैंने बस उसको छोटे भाई के तौर पर ये सब कुछ सौंप जरूर दिया था, पर वो मेरी जायदाद थी। ये लड़का झूठा मक्कार है जिसने ये कागज कहीं से बनवाया है। जज साहब, ये लड़का नमक हराम है। जज साहब ने चश्मे के ऊपर से उनको घूर कर देखा और स्टैम्प पेपर की जांच पड़ताल करी। मेहर साहब, ये स्टाम्प पेपर रजिस्टर्ड है और इस पर लिखी हुई तारीख आपके शहर आने से पहले की है। सरकारी रिकॉर्ड में इसकी एंट्री मौजूद है। आपके पास अपने हक में क्या सबूत है, ये बताएं। तो ताया के पास सिवाय जुबान से करने वाले वादों के अलावा कुछ भी नहीं था। वो बौखला गए। उनके माथे पर पसीना बह रहा था। वो कभी जज की तरफ तो कभी मेरी तरफ देखने लगे। फिर वकील साहब ने वो डायरी निकाली और अदालत में सन्नाटा छा गया।
वकील साहब ने तेज आवाज में पापा की लिखी हुई बातें पढ़ना शुरू करी। मेरा भाई मिहिर बदल रहे हैं और मुझे डर है कि मेरे बाद मेरे बेटे नील का क्या होगा, इसलिए मैंने आज ही सब कुछ नील के नाम कर दिया। अगर मैं नहीं रहूं तो ये डायरी गवाह होगी। उसका हर शब्द अदालत में गूंज रहा था और ताया का सर झुकता जा रहा था। उसके बाद वकील साहब ने अदालत में मेरे हाथों के छालों को दिखाया। उन्होंने उस चाय के होटल के मालिक कुणाल को बुलाया और होटल के मालिक ने कसम खाकर कहा कि जी साहब, ये बच्चा मेरे पास 5 साल से काम कर रहा है। मिहिर साहब ने खुद इसको मेरे पास नौकरी पर लगाया था और वो हर महीने आते थे, उसकी सारी सैलरी ले जाते थे। ये बच्चा तो कभी 1 रुपया घर नहीं लेकर गया। कई बार तो मिहिर साहब ने उसको मेरे सामने थप्पड़ भी मारे थे कि पैसे कम क्यों हैं। ये सुनकर अदालत में मौजूद लोगों की आंखों में भी नमी आ गई। जज साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ताया का झूठ शीशे की तरह सबके सामने साफ हो गया था। ताया ने आखिरी कोशिश करते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। मैं तो उसकी परवरिश कर रहा था। मैंने उसको पाला, ये सोचा कि इसको कुछ काम सिखा दूं ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये अनाथ था। मैंने इसको छत दी। इस बात पर जज साहब ने गुस्से से उनको बोलने से रोका और कहा कि एक अनाथ बच्चे को स्कूल से हटाकर चाय के होटल पर बर्तन धुलवाने को आप परवरिश कहते हैं? आपने इस बच्चे का बचपन छीन लिया, उससे पढ़ाई छीन ली और उसके बाप की निशानी को मिटाने की कोशिश करी। आपने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा बल्कि खून के रिश्तों की बेइज्जती भी की है। इसी तरह 2 हफ्ते बाद अदालत ने फैसला सुना दिया। वो दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन था। मैंने सफेद कपड़े पहन रखे थे और दिल में ऊपर वाले का शुक्र कर रहा था। अदालत सब सबूत और गवाहों की रोशनी में फैसला सुनाती है कि ये घर और सब जायदाद नील की मिल्कियत में है और मुजरिम मिहिर को अनाथ बच्चे की जायदाद पर कब्जा करने, धोखाधड़ी और नाबालिग बच्चे से जबरदस्ती मेहनत का काम करवाने की जुर्म में 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। ये फैसला सुनते ही ताया जमीन पर बैठ गए। उनका सर गुरूर, सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई थी। पुलिस वालों ने उनको बाजू से पकड़कर उठाया और हवालात ले जाने लगे। उन्होंने मुड़कर मुझे देखा। उनकी आंखों में पछतावा था या डर, मैं फैसला नहीं कर सका, पर मुझे उन पर तरस नहीं आया। उन्होंने मेरे बाप की मेहनत का जवाब नफरत से दिया था। पुलिस ताया को बाहर ले जाने लगी थी। उनके कदम घिसट रहे थे, जैसे जमीन भी उन्हें अपनाने से इनकार कर रही हो। वो बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रहे थे, शायद कोई एक शब्द सुनना चाहते थे, लेकिन मेरे होठ बंद थे। कुछ रिश्ते जवाब नहीं मांगते, बस खामोशी ही काफी होती है। अदालत खाली होने लगी और मैं वहीं खड़ा था, बिल्कुल अकेला था। इतने सालों बाद भीड़ के बीच खड़ा होकर भी मैं अकेला, मगर इस बार मजबूर नहीं था। दर्शन साहब मेरे पास आए। बेटा, आज से तुम किसी के एहसान पर नहीं जियोगे। उनकी आवाज में तसल्ली थी और मैंने सर हिलाया। मेरे अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, कुछ जुड़ रहा था। फिर घर लौटते वक्त रास्ते वही थे, मगर मेरे कदम अब हल्के थे। वो घर जहां मैंने डर की साए में सांस ली थी, आज पहली बार मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने ताला खोला, दरवाजा चरचराया, जैसे पूछ रहा हो, अब डर तो नहीं है ना? मैं अंदर गया, सब कुछ वैसा ही था, मगर मैं वैसा नहीं रहा था। मैं सीधे पापा के कमरे में गया। दीवार पर उनकी तस्वीर टंगी थी। मैंने पहली बार आंखें मिलाकर कहा कि मैं जीत गया हूँ पापा, आपके भरोसे की वजह से। उस रात में बहुत देर तक जागता रहा। अब मुझे सिर्फ अपना हक नहीं संभालना था, मुझे अपनी जिंदगी भी बनानी थी। अगली सुबह मैंने पहली बार अपने लिए फैसला लिया। चाय के होटल की नौकरी छोड़ दी और कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा। लोग कहते हैं कि इंसाफ मिलने के बाद सब आसान हो जाता है, पर सच ये है, इंसाफ के बाद जिम्मेदारी शुरू होती है और मैं उस जिम्मेदारी के लिए तैयार था। ये कहानी हमें सिखाती है कि खून के रिश्ते हमेशा इंसानियत की गारंटी नहीं होते और कभी-कभी सबसे गहरा जख्म वही लोग देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। नील की जिंदगी इस बात का एग्जाम्पल है कि चुप रहना कमजोरी नहीं होती, लेकिन अन्याय को हमेशा सहते रहना भी सही नहीं है। सही समय आने पर सच के साथ खड़ा होना ही असली हिम्मत है। नील ने अपने हक को शांति और हौसले के साथ पाया, बिना नफरत और बिना घमंड के। असली जीत वही होती है जहां इंसान कानून के साथ खड़ा रहे और इंसानियत को अपने हाथ से ना जाने दे। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान अपनी सच्चाई और सब्र को जिंदा रखे तो वो जरूर एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होता है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और हर दबा हुआ सच एक न एक दिन अपनी आवाज़ खुद बना लेता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं
ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।